तो हेलो माय एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आपका अपना चैनल जीके इनसाइड हब। तो आज का सेशन है मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस का विद स्टैटिक का। तो इस वीडियो को सारे स्टूडेंट्स देख सकते हैं, चाहे वो इंग्लिश से हो या फिर हिंदी से हो, क्योंकि ये पूरी क्लास बाइलैंग्वेज है। और मैं बता दूं, ये उस सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे रेलवे हो गए, एसएससी हो गए, एनटीपीसी हो गए और ऑल वनडे एग्जामिनेशन। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। तो आप ईच एंड एवरी क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में करेंगे। और चलिए तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आ रहा है हमारा पहला क्वेश्चन। लौह युग को यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिणी पूर्वी यूरोप में औजारों और हथियारों में मुख्य रूप से किसकी जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। तो बताएंगे आप लोग किसकी जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। आप लोग ईच एंड एवरी क्वेश्चन का आंसर कमेंट में करेंगे। ठीक है। तो इसका राइट आंसर बनेगा ब्रॉन्ज। ठीक है। ब्रॉन्ज की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। ठीक है। नेक्स्ट। प्रागैतिहासिक काल को 3 युगों में विभाजन किया गया था, जैसे पूरा पाषाण काल हो गया, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल। ठीक है, 3 युगों में बांटा गया था। नेक्स्ट आ रहा है हमारा 1948 में अर्नेस्ट मैके ने उल्लेख किया कि हड़प्पा शहर लोथल में जल निकासी व्यवस्था के लिए नालियों को किन ईंटों से बनाया गया था। तो बताएंगे किन ईंटों से बनाया गया था। लाल ईंट, पक्की ईंट, मिट्टी की ईंट या बलुआ पत्थर। क्या बनेगा हमारा राइट आंसर। तो पक्की ईंटों से बनाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है हमारा लोथल गुजरात में। अच्छा, इससे कुछ रिलेटेड पॉइंट्स भी है, साथ साथ वो चलेगा। ठीक है। लोथल गुजरात में भोगवा नदी के किनारे है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहर है कुछ मोहनजोदड़ो जो कि पाकिस्तान में है, कालीबंगा जो कि राजस्थान में है, चन्हूदरो पाकिस्तान में है, लोथल जो हमारा गुजरात में है, सुरकोटरा गुजरात में, बनावली हरियाणा में और धोलावीरा जो कि गुजरात में है। ठीक है। तो इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे। प्रसिद्ध अरबी विद्वान अल बरूनी 11वीं शताब्दी ईस्वी में किसके साथ भारत आया था। तो बताएंगे अरबी विद्वान अल बरूनी किसके साथ आया था। अब्दुल्ला शाह गाजी, महमूद गजनवी, अल वलीद प्रथम या मोहम्मद बिन कासिम। क्या बनेगा इसका राइट आंसर। तो वो आया था महमूद गजनवी के साथ। ठीक है। इससे कुछ रिलेटेड पॉइंट्स हैं। महमूद गजनवी कब से कब तक, तो 998 से 1030 तक रहा था, भारत पर शासन किया। महमूद गजनवी 1000 से 1027 ईस्वी के बीच भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। कितनी बार, तो 17 बार। भारत के पवित्र शहर मथुरा को 1018 में लूटा था, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, ये भी ध्यान में रखेंगे। 1025 में सोमनाथ मंदिर गुजरात में भगवान शिव जी को समर्पित है। ठीक है। राजा जयपाल और महमूद गजनवी के बीच पेशावर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। बताएंगे आप लोग किस वर्ष लड़ा गया था। 1001, 1112, 1305 या 1258। किस वर्ष लड़ा गया था। तो हम क्या बताएंगे, वो लड़ा गया था 1001 ईस्वी का। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जयपाल जो कि 964 से 1001 कॉमन एरा सीई जिसको बोलते हैं तक हिंदू शाही राजवंश पर शासन किया गया। जयपाल के साथ युद्ध में महमूद गजनवी ने जयपाल को बंदी बना लिया था। ठीक है। नेक्स्ट, कानपुर के विद्रोही नाना साहेब किस पेशवा के पुत्र थे। द रेबल ऑफ कानपुर नाना साहेब वाज द सन ऑफ विच पेशवा। बताएंगे आप लोग। तो ऑप्शन है बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, बाजीराव द्वितीय या फिर बालाजी विश्वनाथ। किसके पुत्र थे बताएंगे। तो वो पुत्र थे किसके, बाजीराव द्वितीय के। ठीक है। किसके पुत्र थे, बाजीराव द्वितीय के। बाजीराव द्वितीय 10 जनवरी 1775 से 28 जनवरी 1851 तक मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा थे। 1857 विद्रोह के नेता और स्थान वो जान लेते हैं। बिहार से कौन थे, कुंवर सिंह, झांसी से लक्ष्मीबाई, लखनऊ से बेगम हजरत महल और दिल्ली से बहादुर शाह जफर, कानपुर से तात्या टोपे और नाना साहेब, बरेली से कौन, तो खान बहादुर खान रोहिल्ला। ठीक है। अच्छा, बात करें इसका पीडीएफ, तो इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय संविधान में रिपब्लिक जो कि गणतंत्र शब्द का अर्थ बताता है। कौन सा शब्द है जो रिपब्लिक या गणतंत्र शब्द का अर्थ बताता है। निर्वाचित प्रमुख, मनोनीत प्रमुख, अधीनस्थ प्रमुख या वंशानुगत प्रमुख। बताएंगे आप लोग।
क्या बनेगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा? इसका आंसर बनेगा निर्वाचित प्रमुख। ठीक है, ये इसका राइट आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, गणतंत्र का अर्थ लोगों के द्वारा लोगों के लिए चलाए गए शासन को ही लोकतंत्र या गणतंत्र कहते हैं, ये तो पता है। भारत में भारत का राष्ट्रपति राज्य का निर्वाचित प्रमुख होता है। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है? ऐसा कौन सा चीज है जो गरिमा को सुनिश्चित करता है किसी भी व्यक्ति की? तो वो स्वतंत्रता है, बंधुता है, समानता है या फिर न्याय है, बताएंगे कौन है? तो इनमें से क्या बनेगा इसका राइट आंसर? स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, बंधुता, समानता। तो बंधुता इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, फ्रेटर्निटी। बंधुता जो कि फ्रेंच से लिया गया है। बंधुता का अर्थ है भाईचारा, मित्रता, समुदाय और सहयोग। ठीक है, प्रस्तावना विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता प्रदान करती है। द प्रियम्बल प्रोवाइड्स लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। चलिए तो नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक कैसा देश है? अकॉर्डिंग टू द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया इज अ कैसा कंट्री है वो? धार्मिक है, उदारवादी, कुलीनंत्रीय, गणराज्य। कैसा बनेगा वो? भारत एक कैसा देश है? तो भारत एक रिपब्लिक जो कि गणराज्य देश है। ठीक है, नेक्स्ट, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। अच्छा, ये संविधान संशोधन से ध्यान आया कि एक क्लास आपका संविधान संशोधन पूरा, उसमें एक वीडियो में आपका सारा संविधान संशोधन मिलेगा। ठीक है, जितने भी संविधान संशोधन हुए आज तक वो सारे आपको एक वीडियो मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नए हैं यहाँ पे तो। ठीक है, वो वीडियो आपको मिल जाएगा, जल्दी हम लोग अपलोड करने वाले हैं उसको। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़े गए थे। ध्यान में रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, भारत का संविधान सरकार की किस प्रणाली के साथ एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है? बताएंगे। The Constitution of India is a sovereign, socialist, secular, democratic republic with which system of government? तो कौन सा सिस्टम है, बताएंगे कौन सा सिस्टम है? संसदीय, राजतंत्रीय, राष्ट्रपतीय, एकात्मक। तो संसदीय, पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारे यहाँ। अब आ रहा नेक्स्ट, संसदीय प्रणाली सरकार का एक रूप है जहां कार्यकारी विधायिका के बहुमत समर्थन के साथ शक्ति धारण करते हैं। ठीक है, द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द एग्जीक्यूटिव होल्ड्स पावर विद द मेजॉरिटी सपोर्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। राजशाही सरकार का एक रूप है जिसमें एक व्यक्ति राजशाही जीवन के लिए या पद त्याग तक राज्य का प्रमुख होता है। एकात्मक प्रणाली एक केंद्रीय सरकार से बनी होती है जिसके पास शक्ति होती है। ठीक है, इतने पॉइंट्स याद रखेंगे, बस समझते चलना है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स। गणतंत्र दिवस समारोह के समापन को चिन्हित करने वाला समारोह क्या है? बीटिंग रिट्रीट समारोह, भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान द्वारा फ्लाई पास्ट, राष्ट्रपति भवन में एट होम समारोह, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि समारोह। बताएंगे क्या बनेगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, बीटिंग रिट्रीट समारोह। ये नेक्स्ट, गणतंत्र दिवस समारोह को मुख्य रूप से 3 भागों, गणतंत्र दिवस परेड, बीटिंग रिट्रीट और पुरस्कार वितरण, इनमें बांटा गया है। ठीक है, क्या होता है वो 3 भाग? तो गणतंत्र दिवस परेड, फिर बीटिंग रिट्रीट और पुरस्कार वितरण। अब आ रहा, ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था की संकल्पना के बारे में किस वैज्ञानिक ने विचार किया था? ये स्थिर अवस्था और संकल्पना, ये है मतलब स्टेडी स्टेट ऑफ द यूनिवर्स। याद होगा आप लोग को ये तो। स्टेडी स्टेट किनके द्वारा दिया गया था? हैरोल्ड जेफरी, एडविन हबल, फ्रेड हॉयल या पियरे लैप्लेस। बताएंगे किनके द्वारा दिया गया था? फास्ट, तो ये दिया गया था फ्रेड हॉयल के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट, 1796 में किस वैज्ञानिक ने निहारिका परिकल्पना को संशोधित किया था? इन इंग्लिश, विच साइंटिस्ट रिवाइज्ड द नेबुलर हाइपोथेसिस इन 1796? कौन थे? नेविल चैम्बरलेन, एडविन हबल, पियरे लैप्लेस, हैरोल्ड जेफरी। क्या बनेगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है पियरे लैप्लेस। ठीक है,
क्या है? पियरे लैप्लेस। अब पियरे लैप्लेस, इन्होंने लैप्लेस का समीकरण तैयार किया और लैप्लेस परिवर्तन को नेतृत्व किया, जो कि गणितीय भौतिक की कई शाखाओं में दिखाई देता है, बहुत सारी चीजों में। पियरे लैप्लेस ब्लैक होल के समान विचार का सुझाव देने वाले प्रथम वैज्ञानिक भी थे, ये भी ध्यान में रखेंगे। ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में बिग बैंग सिद्धांत जॉर्ज लैमेत्रे द्वारा प्रस्तावित किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाएगा, बिग बैंग सिद्धांत तो जॉर्ज लैमेत्रे, इनका नाम नहीं भूलेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन कह लीजिए, ठीक है, मोस्ट इजी क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सबसे बड़ा ग्रह वेरी इजी, बृहस्पति है अपना, ठीक है, जुपिटर है। बृहस्पति की बात करें तो यह सूर्य से 5वां ग्रह है, सूर्य से 5th पोजीशन पे है। सौर मंडल में 8 ग्रह है टोटल। आकार के अनुसार देखें तो बृहस्पति, शनि, अरुण, सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर आएगा शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और फिर बुध, ठीक है। इंग्लिश में जुपिटर, फिर सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, वेनस, मार्स, तब लास्ट में मरकरी। बुध की बात करें तो सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है, सबसे क्लोजेस्ट। मंगल की बात करें तो इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। वरुण की बात करें तो यह सूर्य से सबसे दूर है। कौन? वरुण, नेपच्यून। अब आ रहा है हमारा नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अन्य ग्रहों की तुलना में विपरीत दिशा में घूर्णन करता है? तो विपरीत दिशा में अब बात करें तो इनमें से कौन सा होगा विपरीत दिशा में घूर्णन करने वाला? बृहस्पति है या शनि है, बुध है या फिर शुक्र है? बताएंगे आप लोग। तो वो और कोई नहीं, शुक्र है अपना, ठीक है, वेनस। इससे कुछ रिलेटेड पॉइंट, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार, ये तो हमें पीछे करके आया है, ठीक है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और फिर वरुण आएगा। शुक्र और अरुण को छोड़कर हमारे सौर मंडल का प्रत्येक ग्रह वामावर्त घूमता है, ठीक है, वामावर्त, जिसको हम बोलते हैं काउंटर क्लॉकवाइज, ऐसे घूमता है। अब शुक्र सूर्य की परिक्रमा 225 दिन में करता है और परिभ्रमण 243 दिन में। वेनस कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन ऑफ द सन इन 225 डेज एंड वन रोटेशन इन 243 डेज। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका तो बिल्कुल ही नहीं भूलेंगे, ठीक है। क्या है? तो वेनस वन रिवॉल्यूशन कब करता है? 225 दिन में, और रोटेशन की बात करें 243 दिन, रोटेशन में लग जाते हैं उसको। बुध की बात करें तो परिक्रमण 88 दिन में और परिभ्रमण 59 दिन। अब बृहस्पति की बात करें तो परिक्रमण 11 साल 11 महीने, परिभ्रमण 9 घंटे 56 मिनट। शनि की बात करें तो परिक्रमण 29 वर्ष और 5 महीने, परिभ्रमण 10 घंटे 40 मिनट, ठीक है। मीनल ने शनि के सबसे बड़े चंद्रमा पर एक निबंध लिखा था, वह निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा है? देखिए मीनल ये सब तो कंफ्यूजिंग है, सिर्फ इतना पूछ रहा है शनि के सबसे बड़े चंद्रमा का नाम बताइए, तो नाम क्या होगा? एटलस है, टाइटन है, कार्मे है या फिर यूरोपा है? बताएंगे आप लोग। सबसे बड़ा बोला है, ठीक है, सबसे बड़ा शनि का। क्या बनेगा इसका राइट आंसर? वो है टाइटन, और कोई नहीं, वो है कौन? टाइटन। टाइटन हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। गैनीमेड बृहस्पति का उपग्रह है और सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। एटलस की बात करें, यह शनि का उपग्रह है जिसकी खोज रिचर्ड टेराइल ने की थी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए इसको मार्क कर लेते, ये बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। कार्मे की बात करें, यह बृहस्पति के उपग्रह में से एक है जिसकी खोज सेट बार्न्स निकोलसन ने की थी। यूरोपा की बात करें, यह बृहस्पति का उपग्रह है, यूरोपा। नेक्स्ट, स्वच्छ आकाश का रंग नीला किस परिघटना के कारण होता है? बताएंगे। प्रकाश का विक्षेपण है, प्रकाश का परावर्तन है, प्रकाश का परिकिरणन है, प्रकाश का अपवर्तन है, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, रिफ्लेक्शन या डिस्पर्सन? बताएंगे। राइट आंसर क्या बनेगा इसका? किसके कारण होता है, किस परिघटना के कारण? तो वो परिघटना है हमारा प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन या फिर स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सीवी रमन को रमन प्रभाव, प्रकाश का प्रकीर्णन इसको बोलते हैं, इसकी खोज के लिए 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। इन्हीं के नाम पे ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट और मतलब ये रमन इफेक्ट, ठीक है, सीवी रमन के ही नाम पे है रमन प्रभाव, रमन इफेक्ट। नेक्स्ट है, आप चुंबकीय क्षेत्र को कब अधिक प्रबल पाएंगे? When will you find the magnetic field to be stronger? कब होगा? तो जब क्षेत्र की से रेखाएं सघन होती हैं, जब रेखाएं एक साथ होती हैं, जब क्षेत्र रेखाएं दिखाई नहीं देती है, जब ध्रुव एक साथ होते हैं। कब होगा? बताएंगे इसका राइट आंसर।
तो वो तब होगा जब क्षेत्र की रेखाएं सघन होंगी, ठीक है, डेंस होंगे जब फील्ड लाइंस, तब होगा। परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में ये जो सूत्र है, इसमें n क्या दर्शाता है, बताएंगे? इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम व्हाट डज n रिप्रेजेंट इन द फॉर्मूला दिस, ठीक है, इस फॉर्मूला में n क्या दर्शाता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, नाभिक से दिए गए कोषों की संख्या, बताएंगे आप लोग? क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है नाभिक से दिए गए कोषों की संख्या, ठीक है। अब आ रहा है अच्छा, ये ऑप्शन उधर कहीं आ गया था। एक कोष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या मुख्य क्वांटम संख्या n पर आधारित होती है और इसे सूत्र इतना द्वारा दर्शाया जाता है जहां n कोष संख्या होती है। ये तो समझ गए हम लोग, n क्या होती है? कोष संख्या होती है। कौन सा विटामिन आयरन के अवशोषण को प्रभावित करता है? विच विटामिन अफेक्ट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन? तो विटामिन बी, डी, सी या फिर के? क्या बनेगा इसका राइट आंसर? हाँ, सही है, विटामिन सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट, विटामिन सी जो कि जल में घुलनशील है, विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल या फिर एस्कॉर्बिक। विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी कार्य करता है और घाव भरने में मदद करता है, बिल्कुल। यह कोलेजन के निर्माण में मदद करता है। इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ कोलेजन। इसका उपयोग जल से आयोडीन उपचारित करने के बाद उसको शुद्ध करने के लिए किया जाता है। प्यूरिफाइंग वाटर में भी इसका यूज होता है। नेक्स्ट, खनिज और उसकी आवश्यकता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? देख लेते हैं। आयरन हेमोग्लोबिन के निर्माण के लिए, सोडियम थायराइड की उचित क्रियाशीलता के लिए। कौन सा सही है और कौन सा नहीं है, ठीक है, ये बताना है। फास्ट बताएंगे आप लोग। तो इनमें से केवल एक ही सही है, वो ऊपर वाला सही है, ठीक है, ये नहीं है, ये वाला गलत है। सोडियम थायराइड की उचित क्रियाशीलता के लिए गलत है। ऊपर वाला तो सही है, आयरन हेमोग्लोबिन के निर्माण के लिए बिल्कुल सही है। थायरॉक्सिन नामक हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे उसको भी। चेरा पनहाड़ा अनुष्ठान किससे संबंधित है? पंजाब की बैसाखी से, पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा से, गुजरात की नवरात्रि से या ओडिशा की रथ यात्रा से? बताएंगे क्या है चेरा पनहाड़ा? राइट आंसर क्या बनेगा इसका? हाँ, तो इसका राइट आंसर बनेगा ओडिशा की रथ यात्रा, ठीक है। चलिए, गजपति महाराजा द्वारा पनहाड़ा प्रदर्शन करते हैं जिसमें रथ यात्रा पर सोने की परत वाली झाड़ू से रथों के डेक की सफाई करना शामिल है। बस इसको भी ध्यान में रखेंगे, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इम्पोर्टेंट है। सोने की परत वाली झाड़ू से, ये क्वेश्चन, जी हाँ, एब्सोल्युटली ये आया हुआ है क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसमें डाला है, ठीक है। कौन सा राज्य फ्लोट फेस्टिवल मनाता है? तो फ्लोट फेस्टिवल कौन सा राज्य मनाएगा? तमिलनाडु, राजस्थान, नागालैंड या हिमाचल प्रदेश? बताएंगे कौन मनाएगा फ्लोट फेस्टिवल? फ्लोट फेस्टिवल, लोट लोट के कौन हंसेगा जब वो मिलने आएंगे, तमिलनाडु, ठीक है। नेक्स्ट, फ्लोट फेस्टिवल प्रसिद्ध मीनाक्षी अम्मन मंदिर में मनाया जाता है जो देवी मीनाक्षी जी को समर्पित है, जिन्हें देवी पार्वती का अवतार भी माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब आया विंडोज 10 में डेस्कटॉप पर प्रदर्शित करने और हाइड करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? मतलब डेस्कटॉप पर जो प्रदर्शित करने के लिए, किसी चीज़ को शो करने के लिए और हाइड करने के लिए, तो कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट यूज में आएगा? विंडोज लोगो प्लस डी ऑप्शन, विंडोज लोगो प्लस एच, विंडोज लोगो प्लस सी, कौन सा आएगा? राइट आंसर क्या बनेगा इसका? तो हाँ, विंडोज लोगो और प्लस डी, ठीक है। दुनिया की पहली प्रोफेशनल फ्रेंचाइजी आधारित रोड साइकिलिंग लीग का आयोजन किस देश में किया जाएगा? प्रोफेशनल फ्रेंचाइजी आधारित रोड साइकिलिंग लीग का, तो क्या होगा? क्या वो भारत है, जापान है, दक्षिण कोरिया या फिर फ्रांस? बताएंगे? जी हाँ, अपना देश भारत, अपना देश भारत, ठीक है। दुनिया की पहली प्रोफेशनल फ्रेंचाइजी आधारित रोड साइकिलिंग लीग का आयोजन भारत में किया जाएगा, जी हाँ। इसे नवंबर 2026 में अहमदाबाद में आयोजित किया जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे इसे भी। जन औषधि सप्ताह 2026 कब मनाया गया?
2026 का जन औषधि सप्ताह मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन तो बताएंगे आप लोग, कब मनाया गया? तो 1 से 7 मार्च, फ्रॉम 1 टू 7 मार्च मनाया गया। ठीक है, चलिए। एक हफ्ते तक चलने वाले इस सेलिब्रेशन के तहत देश भर में करीब 250 जगह पर फ्री हेल्थ कैंप लगाए गए थे। इस पहल का उद्देश्य जरूरी हेल्थ केयर सर्विस देना है, जिसमें मेडिकल कंसल्टेशन, दवाएं बांटना और ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग जैसे बेसिक डायग्नोस्टिक टेस्ट भी शामिल है। सरकार ने मार्च 2027 तक पूरे देश में 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का टारगेट रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। अच्छा, आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। तो इतने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे, उन सारे एग्जाम्स को टारगेट करेंगे, मैंने आपसे पहले ही बताया। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और एक सीरीज हमारा आने वाला है, वो उसमें आपको एक ही वीडियो में, यूट्यूब पहला वीडियो है वो, तो उसमें आपको एक ही वीडियो में पूरे जितने भी संशोधन आज तक हुए हैं, संशोधन जितने भी हुए हैं, वो सारे संशोधन आपको एक वीडियो में मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक करेंगे। ठीक है, एंड शेयर भी कर सकता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।